एवरीवन, दिस इज़ सीमा शर्मा। वेलकम टू योर माय चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम से बात करते हैं तो पहले जो पोजीशन थी हमारे यहाँ पर वो ये थी कि पब्लिक सेक्टर का रोल ही बहुत इम्पॉर्टेंट था। प्राइवेट सेक्टर तो 1991 की पॉलिसी के बाद आया है, तो पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था, पब्लिक सेक्टर किस लिए इतना इम्पॉर्टेंट था, या उस वक्त हमारे कंट्री की क्या कंडीशन थी जिस वजह से पब्लिक सेक्टर ने इतना इम्पॉर्टेंट रोल किया, या फिर किसी भी कंट्री में पब्लिक को सेव करने के लिए या पब्लिक को सर्व करने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है पब्लिक सेक्टर। तो ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पब्लिक सेक्टर के रोल को इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कि कैसे प्राइवेट सेक्टर इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हुआ और कैसे पब्लिक सेक्टर ने इस चीज़ को डेवलप किया, या पब्लिक सेक्टर की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो ये भी आज हम देखेंगे हमारे वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आता है और आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेशनल ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए, पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस बताइए इसमें कि पब्लिक सेक्टर ने आखिर ऐसा क्या किया या पब्लिक सेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट टॉपिक देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक, किसी भी कंट्री की बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है, पब्लिक की रिक्वायरमेंट होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। वो रोड हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, वाटर सप्लाई होता है, इन सब चीज़ों को, एनर्जी होता है, इन सब चीज़ों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट या इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। सो दैट पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा रोल किस चीज़ में था? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में था। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ प्रीरिक्विजिट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे नेसेसरी थिंग है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस्ड एट a very low pace before the economic policy 1991 से पहले काफ़ी हमारा जो इकोनॉमिक डेवलप था या इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी हमारे यहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर नेवर शोड एनी इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन सच एरियाज वेयर एज द प्रॉफिट वर लो एंड gestion पीरियड वॉज लॉन्ग। यानी कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर उस जगह इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता था जहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम होते थे और टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगता था। वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर तो एंटर ही नहीं होना चाहता था। तो उस वक्त कौन सारा काम करता, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम कौन करता? नेचुरल सी बात है, पब्लिक सेक्टर करता। और पब्लिक सेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। द गवर्नमेंट मेड इन्वेस्टमेंट इन द कोर एरियाज लाइक स्टील प्लांट, पावर जनरेशन प्लांट्स, सिविल एविएशन, रेलवेज, पेट्रोलियम, स्ट्रीट ट्रेडिंग, कोल एक्सेट्रा। यानी ये मेजर ऐसे कोर एरियाज़ हैं। कोर एरियाज़ का मतलब होता है ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज़ जिनके बेस पर बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉसिबल है। जब तक ये चीज़ें डेवलप नहीं होगी किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम किसने किया? पब्लिक सेक्टर ने किया, क्योंकि इसमें प्रॉफिट कम होता है और ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। तो प्राइवेट सेक्टर इसमें जल्दी से इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री नहीं होता। तो कौन करेगा इसमें इन्वेस्टमेंट? पब्लिक सेक्टर करेगा। सो दैट फर्स्ट इंपॉर्टेंस हुई डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड देखिए, रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस का मतलब हो गया कुछ एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ फॉर्म हो जाती है, पर कुछ एरियाज़ में नहीं हो पाती। तो जिन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ नहीं बन लग पाती हैं क्योंकि वो बैकवर्ड एरियाज़ रह जाते हैं, उस वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हो पाता। तो रीजनल बैलेंस बनाने के लिए भी पब्लिक सेक्टर की इम्पॉर्टेंस है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज़। यानी अलग अलग एरियाज़ में अगर आप देखें तो जितने भी ये सूरत है, अहमदाबाद है, पूना है, मुंबई है, मद्रास है, ये सब एक ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़े लेवल पे डेवलप हुई थी, बहुत बड़े लेवल पे। पर जो इंडिया का इंटीरियर पार्ट है, जैसे एमपी वगैरह है, ये राजस्थान का एरियाज़ है, वहाँ पर बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। तो रीजनल इनबैलेंस हो गया था और इस इनबैलेंस को दूर करने का काम कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर करेगा। द गवर्नमेंट मेड इन्वेस्टमेंट इन हैवी इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड
एरिया टू असलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सभी जगह इक्वली हो सके और रीजनल बैलेंस मेंटेन हो सके। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में देखिए वेयर लार्ज कैपिटल आउटले इज रिक्वायर्ड, private sector hesitate to make heavy investment due to possibility of heavy losses, low return and long gestation period। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल जहाँ पर बहुत हाई लेवल पर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी और जहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता था और लॉसेस होने की चांसेस बहुत रहते थे, रिटर्न काफ़ी लो होता था और ड्यूरेशन था जो बहुत लॉन्ग होता था, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था। गवर्नमेंट इन्वेस्टेड in the industries like electric power plants, natural gas, petroleum, telephone, etc. and availed economies of scale। यानी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसकी इम्पोर्टेंस थी, पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस थी। तो इकोनॉमी को एक स्केल पर लेकर आना या उसको डेवलप करने के लिए भी पब्लिक सेक्टर इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए चेक ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर का मतलब ये है कि कुछ लोगों के हाथ में मार्केट की पावर ना आ जाए। देखिए द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट इन दोज एरियाज विच फैच दैम हाई प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन, दे ट्राई टू रूल द मार्केट, tend to adopt the monopolistic practices, exploit the consumer and the worker as well। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो जनरली वहाँ एंटर करना चाहता है जहाँ पर हाई प्रॉफिट्स होते हैं और जब वो लॉन्ग रन तक हाई प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं, मार्केट को रूल करने की कोशिश करते हैं, यानी मार्केट में अपनी मोनोपोली चलाने लग जाते हैं और उसकी वजह से वो कंज्यूमर्स को और अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। इस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए भी पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल इम्पॉर्टेंट किया। गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन द सेम इंडस्ट्री टू लेट द प्राइवेट सेक्टर फेस कंपटीशन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंड प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ताकि पूरी की पूरी पावर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही ना आ जाए और प्राइवेट सेक्टर कंज्यूमर्स को और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट ना करने लग जाए। इसीलिए इन कुछ एरियाज़ में पब्लिक सेक्टर ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया ताकि वो प्रिवेंट कर सके कि इकोनॉमी का पूरा कंसंट्रेशन कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही ना आ जाए। तो इम्पॉर्टेंस क्या हुई कि हाँ, कंसंट्रेशन इकोनॉमिक की जो पावर है उसके कंसंट्रेशन को भी रोकता है कि प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोगों के हाथ में ही ना आ जाए सारी पावर, उसको भी रोकता है पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट देखिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते थे बाहर से, तो इंपोर्ट करने की वजह से हमें फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ता था, जिस वजह से हमारा जो बजट था वो बहुत ख़राब हो जाता था। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना था, किसमें, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढने में, कि क्यों ना हम खुद उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ताकि हमें फॉरेन करेंसी पे करनी ही ना पड़े और हमारी करेंसी बाहर जा ही ना। गवर्नमेंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड fifth year plan. Heavy industries were set up with the purpose to provide a strong industrial base to the economy to become self-reliant and reduce the need of import, ताकि imports को कम से कम किया जा सके। इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशन STC और MMTC ने काफ़ी हेल्प की। STC स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मिनरल्स एंड माइन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने बहुत हेल्प करी ताकि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया जा सके और इंपोर्ट्स को बिल्कुल कम किया जा सके, और जो गुड्स हम इंपोर्ट करते थे उनको हम अपने यहाँ ही प्रोड्यूस कर ले। ठीक है, और एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसीज अर्न कर सकें। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंस थी आपकी पब्लिक सेक्टर की, कि पब्लिक सेक्टर किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है हमारे कंट्री में उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस हुई थी और 1991 की पॉलिसी नहीं आई थी, ये उससे पहले की बात है। तो ये पब्लिक सेक्टर का रोल और इम्पॉर्टेंस आपने देखी। अब आगे देखते हैं नया टॉपिक।
चलिए 1991 की पॉलिसी में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्राइवेट यानी जनरल पब्लिक के हाथों में, गवर्नमेंट के हाथ में जो इंडस्ट्रीज़ है उनको किसको दे दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। और इसी टर्म को प्राइवेटाइजेशन के नाम से कहते हैं। देखिए प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, इसका मीनिंग देखिए। Privatization means allowing the private sector to set up more and more industries that were previously reserved for public sector। यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास ही थी, अब वो किसके पास चली गई, प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई। और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को उसमें सेटअप कर सकता है। यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनका प्रोडक्शन पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही था, उसका प्रोडक्शन अब किसके हाथ में आ गया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया, जिससे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाकर उनका प्रोडक्शन कर सकता है। और इसी टर्म को यानी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज़ करने वाली टर्म को ही हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चेंज इन ओनरशिप। ओनरशिप को चेंज किया जाए। पहले ओनरशिप किसके थी, पब्लिक सेक्टर के पास थी यानी गवर्नमेंट के पास थी, और इस ओनरशिप को चेंज करके किसको दी जाए, जनरल पब्लिक को यानी प्राइवेट सेक्टर को दी जाए। डिग्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन जज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर्ड फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। किसको देनी है, पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर को देनी है ओनरशिप, किसको देनी है, प्राइवेट सेक्टर को देनी है। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड आता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक वर्ड आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी के शेयर्स को जनरल पब्लिक में सेल कर देना, ताकि ओनरशिप पब्लिक कंपनी से यानी ओनरशिप गवर्नमेंट से प्राइवेट के हाथों में चला जाए। दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। और इसका पर्पस क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन को मोटिवेट करना। तो ये है डिसइन्वेस्टमेंट, एक टर्म आती है जिसका मीनिंग होता है कि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में सेल कर देती है, ताकि उस कंपनी की ओनरशिप गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर को चली जाए। दिस इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। और ये भी एक प्राइवेटाइजेशन की टर्म है, प्राइवेटाइजेशन का ही स्टेप है जिसके थ्रू गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज किया जाता है। चलिए अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थे। 1991 की पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और मोटिवेट किया गया कि ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को शिफ्ट की जाए, ट्रांसफ़र की जाए। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों किया गया ये, और क्या बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो देखिए आप। First, releasing the large amount of resources blocked in non-strategic public sector enterprises to be utilized on social priority as well as health, फैमिली वेलफेयर एंड प्राइमरी एजुकेशन। यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो पब्लिक सेक्टर के पास ब्लॉक पड़े थे पर वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, तो उनको किसको दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, ताकि सोशल प्रायोरिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, सोसाइटी का और ज़्यादा वेलफेयर किया जा सके। जैसे हेल्थ, हॉस्पिटल प्राइवेट ओपन होने लगे। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे स्कूल्स प्राइवेट में ओपन होने लगे। पहले सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल हुआ करती थी, प्राइवेट भी ओपन होने लग गए। तो इस तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्राइवेटाइजेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था कि हम रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज कर सकें और सोसाइटी को प्रायोरिटी देकर यानी सोशल वेलफेयर को प्रायोरिटी देकर हमने ये जो एरियाज़ थे इसको हमने किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। सेकेंड देखिए, रिड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट बर्डन। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी या जो पब्लिक सेक्टर था उसके ऊपर सारा बर्डन पड़ा था, सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या प्रोडक्ट अवेलेबल कराना या पब्लिक को सर्विस अवेलेबल कराने की वजह से काफ़ी लॉसेस बेयर करने पड़ रहे थे गवर्नमेंट को, और उसके लिए उसको बहुत सारे लोन्स भी लेने पड़ रहे थे। तो पब्लिक यानी गवर्नमेंट पे जो डेब्ट्स और इंटरेस्ट का जो बर्डन था वो कम करने के लिए भी उसने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन को यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, ट्रांसफरिंग द कॉमर्शियल रिस्क टू द प्राइवेट सेक्टर so that the private sector could invest the fund in the able project।
क्या करना है, पब्लिक सेक्टर पे काफ़ी सारा बर्डन आ गया था और सारा का सारा बिजनेस का जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट थे वो कौन बनाता था, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ही बनाता था। अब पब्लिक सेक्टर के बनाने के कारण सारी रिस्क भी पब्लिक सेक्टर के पास आ जाती थी। तो अपनी रिस्क को, कॉमर्शियल रिस्क को यानी बिजनेस वाली रिस्क को शेयर करने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट किया गया और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए किसको फ्रीशिप दी गई, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीशिप दी गई। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, इंटरैक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बाय फ्रीइंग द पब्लिक एंटरप्राइजेस फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री करके प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेस ओपन किए गए ताकि वो अपने हिसाब से कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सके और उनको अट्रैक्ट कर सके। कंज्यूमर के पास जितनी ज़्यादा कंपनीज होगी उनमें कंपटीशन होगा कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने के लिए और कंज्यूमर उसी कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करेगा जो कंपनी उसे मिनिमम रेंज पर, मिनिमम प्राइस पर बेस्ट सर्विस अवेलेबल कराती हो। तो एक कंपटीशन इंक्रीज़ करने के लिए फ्री किया गया प्राइवेट सेक्टर को ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो सके। फिर देखिए, रिड्यूसिंग द मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर लाइक कम्युनिकेशन सेक्टर वाज गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर विच वाज अर्लियर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर के पास में पहले कम्युनिकेशन सेक्टर पूरा का पूरा किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था। अगर आपको याद हो तो BSNL के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था कम्युनिकेशन के लिए, पहले कोई भी कंपनी नहीं थी। अब तो एयरटेल है, डोकोमो है, बहुत सारी कंपनीज आपके पास सुनने को मिल जाएगी, ऐसी बहुत सारी, और आप उनमें से किसी के भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली को कम करने के लिए, यानी प्राइवेट सेक्टर को इसलिए लेकर आए ताकि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली ख़त्म हो जाए और प्राइवेट सेक्टर उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो अब देखिए इसके लिए फिर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या क्या चीज़ें पब्लिक सेक्टर में चेंज की गई, तो उसके बारे में बताया है कि पब्लिक सेक्टर में आखिर चेंजेस क्या क्या हुए। फर्स्ट देखिए, रिडक्शन ऑफ PSUs का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। In the industrial policy 1956 only 17 industries were reserved for public sector। पहले कितनी थी, 17 थी, धीरे धीरे रिड्यूस करके 8 कर दी गई 2001 में, और उसके बाद आगे चल के ये और कितनी कर दी गई, कम, 3 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो अब पब्लिक सेक्टर के हाथ में हैं। बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर इजीली उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। वो 3 कौन सी है, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एमिनेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये 3 ही ऐसी हैं जो अभी पब्लिक सेक्टर के पास हैं, बाकी सारी की सारी किसको दे दी गई है, प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है। नेक्स्ट देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स को प्राइवेटली या पब्लिकली सेल कर देना ताकि ओनरशिप पब्लिक से ट्रांसफ़र होकर किसको चल जाए, प्राइवेट को चल जाए। सेलिंग द इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर इज़ नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो इस तरीके से ओनरशिप का ट्रांसफ़र है ये, और गवर्नमेंट से ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को चली जाती है। नेक्स्ट देखिए, पॉलिसी फॉर सिक यूनिट्स। सिक यूनिट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट की वो यूनिट यानी वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो कंटिन्यूस लॉस में चल रहे हैं और जिनका आप किसी भी हालत में प्रॉफिट अर्न करने का कोई चांसेस नहीं है, इवन वो माइनस में चली गई है और वो अपनी कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है। तो ऐसी जो सिक यूनिट्स थी, उन सिक यूनिट्स को सुधार करना था या उन्हें चेंज करना था। क्या करना था देखिए, For the revival of public sector enterprises, Board for Industrial and Financial Reconstruction BIFR जिसको बोलते हैं, एक बोर्ड बनाया गया जो क्या करेगा, जो कंस्ट्रक्ट किया गया, किसके लिए किया गया, ऐसी सिक यूनिट्स के लिए जो अब किसी भी हालत में सही नहीं हो सकती है। अगर उसमें सुधार के चांसेस है, रिफॉर्म के चांसेस है, तो ये BIFR और बोर्ड था वो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करता था, और अगर चांसेस नहीं है तो उसे किसको ट्रांसफ़र करता था, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करता था बंद करके। द बोर्ड हैज़ रिकन्सिडर्ड रिवाइवल एंड रिहैबिटेशन स्कीम्स फॉर सम केसेस एंड वाइंड अप फॉर अ नंबर ऑफ यूनिट। यानी कुछ केसेस जो इंडस्ट्रीज़ थी अगर उसमें सही हो सकता है तो उसमें तो स्कीम, रिहैबिटेशन स्कीम चलाती थी कि भाई उस इंडस्ट्रीज़ को सही किया जा सके, पब्लिक सेक्टर की वो सिक यूनिट्स जिनको वापस सही पोजीशन में लाया जा सकता है। और अगर वो सही
पोजीशन में नहीं आ सकती तो उनका क्या करना है, वाइंड अप करना है, यानी उनको बंद कर देना है। नेक्स्ट देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, एक और रिफॉर्म किया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। इसका मेन पर्पज़ ये था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को और ज़्यादा फ्री शिप दी जाए और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम किया जाए ताकि वो फ्री हो करके और अच्छे से बिजनेस कर सके, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। Through MOU, the management of the public enterprises has been given more rights, more power and more responsibility. उनको थोड़ी फ्री शिप दी गई और ज़्यादा उनको राइट्स दे दिए गए और ज़्यादा उनको पावर दे दी गई और उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई। इससे हुआ ये कि वो अच्छे से अच्छा वर्क करने के लिए मोटिवेट हुए और वर्क अच्छा करने से जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनकी पोजीशन सही हो गई। तो ये है MOU। आगे देखिए, अ पार्ट ऑफ the equity share capital was disinvested to invite private sector to face new challenges and competition from private sector. Many public enterprises were disinvested after 1991 टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू एक लेटर लिखा गया और जिसके थ्रू उनको और ज़्यादा फ्रीशिप दी गई ताकि वो आराम से अपना वर्क कर सके और उसके थ्रू पब्लिक सेक्टर से इसको किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस तरीके से ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखे कि पब्लिक सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए और किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को सुधार करने के लिए, उसकी पोजीशन सही करने के लिए, इकोनॉमिक स्केल को डेवलप करने के लिए ये सारे रिफॉर्म्स किए गए और पब्लिक सेक्टर से ट्रांसफ़र की गई ओनरशिप या पब्लिक सेक्टर से इम्पोर्टेंस किसको दी जाने लगी, प्राइवेट सेक्टर को दी जाने लगी। यानी कहने का मतलब है कि 1991 की पॉलिसी के बाद इंडिया में प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया और आज आप मार्केट में जितना भी कंपटीशन देखते हैं वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनी होती है कंज्यूमर को उतने ज़्यादा ही ऑप्शन मिलते हैं और उतनी ज़्यादा सर्विसेज मिलती है। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही आज ये पॉसिबल हो पाया है कि हम आज बेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ कर पाते हैं और मिनिमम रेट पर हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था पब्लिक सेक्टर का रोल और पब्लिक सेक्टर के रोल को अब धीरे धीरे कम कर दिया गया है और कौन ज़्यादा बढ़ गया है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बढ़ गया है। होप करती हूँ आपको समझ आया होगा आज का वीडियो। अगर समझ आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।